नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, नक्षत्रों की सीरीज में हम आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ समझने के लिए बैठे हैं। आप सभी के सहयोग से मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है ये हमारा 21वां नक्षत्र है। हमारे 27 नक्षत्रों में 21वां नक्षत्र है ये। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूर्य के नक्षत्र जो हैं 2 राशियों में हैं। इसी प्रकार मंगल के नक्षत्र भी 2 राशियों में है और गुरु के नक्षत्र भी 2 राशियों में। तो ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है ये सूर्य का नक्षत्र है और इसका केवल प्रथम चरण, क्योंकि धनु राशि में 13 डिग्री 20 मिनट तक मूल नक्षत्र रहता है और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 26 डिग्री 40 मिनट तक रहता है और उसके बाद 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक एक चरण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का धनु राशि में आता है। तो यहाँ पर राशि स्वामी गुरु है और नक्षत्र स्वामी जो है वो सूर्य है। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना है वो गुरु और सूर्य का बना है। उसके हिसाब से जो है रोग हैं, मानसिक विशेषताएं हैं, शरीर के अंग हैं। तो हम पहले इसको देखते हैं और इसके जो 3 चरण हैं वो मकर राशि में हैं। उनके बारे में हम इसके बाद चर्चा करेंगे। तो शरीर के जो जो भागों पर इसका अधिकार है, इस नक्षत्र जांघें हैं और फीमर हड्डी जो रहती है वो और आर्टरीज, ये 3 अंग जो है प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। रोग जो है किस प्रकार के रोग होते हैं? साइटिका, लकवा मतलब लिम्स का लकवा, पैरालिसिस, गले और सांस के रोग, क्योंकि सामने वाली जो राशि है धनु राशि की मिथुन राशि है, इससे संबंधित ये रोग, और आंखों के रोग भी कभी कभी संभव है। मानसिक विशेषताएं ऐसे लोगों की, क्योंकि यहाँ पर राशि स्वामी गुरु है और नक्षत्र स्वामी सूर्य है, दोनों अच्छे ग्रह हैं, श्रेष्ठ ग्रह माने गए हैं और पुरुष ग्रह है। तो मानसिक विशेषताएं भी उसी के अनुसार पाई जाती हैं व्यक्तियों में। यदि इस नक्षत्र पर व्यक्ति की लग्न का अक्ष पड़े या चंद्रमा भी इस नक्षत्र में आए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में। उच्च विचार, एक तो दोनों भव्य ग्रह हैं, रॉयल प्लैनेट्स हैं, कुलीन, प्रेरणास्पद, दूसरों को प्रेरणा प्रदान करने वाला, ऐसा रहता है इनका। धर्म के प्रति इनका बहुत ही स्वभाव ऐसा रहता है, धर्म के विपरीत नहीं जा पाते, धर्म भीरू भी हम इनको कह सकते हैं कुछ हद तक। इसके अलावा खर्चीला, गुरु भी खर्चीला ग्रह है और सूर्य भी है, तो नेचर जो है खर्चीली रहती है इनकी और खुश मिजाज रहते हैं, डरते नहीं है किसी से और फिलोसॉफिकल माइंडेड भी रहते हैं और रिलीजियस माइंडेड भी रहते हैं। इनका जो दृष्टिकोण होता है वो आशावादी रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, नेगेटिविटी इनमें बिल्कुल नहीं रहती है। कुछ भी बुरा से बुरा हो जाए तब भी वो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढकर पॉजिटिव बन जाते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। इस तरह की ऐसे लोग समाज के स्तंभ भी पाए गए हैं, स्तंभ माने गए हैं। उत्साही रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, खुद भी उत्साह से भरे रहते हैं, दूसरों में भी उत्साह भर देते हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर के भक्त, और अगर जीवन ये मिला है उसका रस, उसका आनंद उठाने का इनका प्रयास रहता है कि जो भी ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, इसमें जो भी हमें मिला है इसका हम खुशी खुशी इसका उपभोग करें। एक चीज रहती है इनकी आदत आदेश देने वाली रहती है, क्योंकि दोनों पुरुष ग्रह हैं और सूर्य तो रॉयल है और गुरु गुरुदेव है, और बहुत से मित्र भी इनके रहते हैं, इनका परिचय क्षेत्र बढ़ा रहता है और सबके प्रिय माने गए हैं। अब व्यवसाय, गुरु और सूर्य मिलकर किस प्रकार के व्यवसाय दे सकते हैं यदि ये कस्प 10th हाउस पे होता है, मतलब ये नक्षत्र दशम भाव पे भी हो सकता है, छठे भाव पे भी हो सकता है। छठे भाव पे होता है तो नौकरी कर लेता है व्यक्ति, दशम भाव में होता है तो भी अच्छे पद प्राप्त कर लेता है ना। मतलब छठा भाव जो है एक सामान्य नौकरी देता है, हम ये कह सकते हैं। दशम भाव जो है पद, मतलब थोड़ा रेपुटेटेड जॉब देता है। ये थोड़ा सा फर्क है छठे भाव और 10वें भाव में। करते तो दोनों नौकरी ही है लेकिन थोड़ा पद, सामान्य जो कार्य क्रियाकलाप छठे भाव से जुड़ते हैं, लोअर श्रेणी के, निम्न श्रेणी के और उच्च श्रेणी के दशम भाव से जुड़ते हैं। मध्यस्थ, मीडिएटर का काम कर सकते हैं, जज बन सकते हैं ये लोग, कूटनीतिज्ञ और राजनीति में भी प्रवेश करके उसमें सफल रह सकते हैं, और नहीं तो बैंक या वित्तीय विभागों में काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त
शिक्षा और धर्म से भी जुड़कर ये क्रियाकलाप अपने संचालित कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से भी जुड़ सकते हैं, दूतावासों से जुड़ सकते हैं, कभी अच्छे लोग बनते हैं तो खुद एम्बेसडर भी नियुक्त किए जा सकते हैं। अगर ये सर्विस नहीं करना चाहे, नौकरी नहीं करना चाहे, तो अपना खुद का बिजनेस, ओपन बिजनेस भी कर सकते हैं। ये सप्तम भाव पर यदि ये कस पाता है तो ऐसा संभव है। मेडिकल में जा सकते हैं, सूर्य और गुरु मिलकर दोनों को मेडिकल लाइन या डॉक्टरी भी बताते हैं। गुड फिजिशियन डॉक्टर बन सकते हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन सकते हैं ये। इसके अतिरिक्त कस्टम विभाग में भी काम कर सकते हैं या जेल विभाग में। जेल विभाग में जुड़ते हैं तो राहु वहां जुड़ता है, ठीक है। और रिफ्यूजी कैंप या शरणार्थी शिविर जो होते हैं वहां पर भी काम कर सकते हैं, अस्पतालों में काम करते हुए देखे गए, या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट जो रहते हैं, परोपकारी संस्थाएं, इनसे भी जुड़कर अपने कार्य करते रहते हैं। ये हमारे प्रमुख प्रमुख कार्य व्यवसाय हुए धनु राशि में सूर्य के नक्षत्र के अंतर्गत, यदि ये व्यवसाय से जुड़ता है। अब हमारा आ जाता है इसका बी सेक्शन, 21वें नक्षत्र का, उत्तराषाढ़ा के अन्य 3 चरण। ये 3 चरण जो हैं ये आ जाते हैं मकर राशि में। यहाँ राशि परिवर्तन हो जाता है और मकर राशि में 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। यहाँ पर राशि स्वामी बदल जाता है, राशि स्वामी शनि हो जाता है और नक्षत्र स्वामी गुरु ही रहता है। शरीर के अंग भी नीचे की तरफ और सरक जाते हैं। इसमें एक तो त्वचा आ जाती है, हमारी स्किन, उसके अलावा हमारे घुटनों पर अधिकार है मकर राशि का, और पटेला बोन जो है उस पर अधिकार है। 3 प्रमुख अंग माने गए हैं। रोग कौन कौन से होते हैं, क्योंकि त्वचा से ये जुड़ा हुआ है इसलिए त्वचा रोग, एक्जिमा, कभी कभी तो गंभीर परिस्थितियों में कोढ़ भी आ जाता है, ल्यूकोडर्मा या लिप्रेसी भी आ जाते हैं। पाचन संबंधी रोग आ जाते हैं, क्योंकि इसके सामने की राशि जो है वो कर्क राशि है, कर्क राशि पेट से भी जुड़ी हुई है। गैस हो जाती है, अक्सर पेट में गैस बनी रहती है, उससे बहुत बेचैनी रहती है और धीमा धीमा दर्द रहता है। र्यूमेटिज्म, र्यूमेटिज्म मतलब जोड़ों के दर्द या हड्डियां कड़ी हो जाती हैं जॉइंट्स पर से, तो चलने फिरने में, मूवमेंट्स में काफी दिक्कत आती है। या फिर कभी कभी हृदय की धड़कन आगे पीछे होती रहती है। जिन लोगों के घुटनों में तकलीफ होती है उनका हार्ट पहले इफेक्ट हो जाता है ये देखा गया है। और कभी कभी तो खून का थक्का भी जम जाता है, मतलब जो थ्रोम्बोसिस जिसको बोलते हैं, कभी कभी संभव है। ये सारे प्रमुख रोग हैं जो 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक मकर राशि में यदि कोई पाप ग्रह बैठते हैं, ये राशि जो 6ठे 12वें या 8वें भाव में होकर हमें, या लग्न पर भी होती है तब भी, क्योंकि अगर मकर लग्न है किसी की और सूर्य के नक्षत्र पर कस्प है तो उनके लिए सूर्य वैसे ही अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है, और उसमें यदि कोई ग्रह आता है तो वो अच्छे फल नहीं देता। अष्टमेश, मैंने एक केस देखा था मकर लग्न वाले व्यक्ति का, उसको यंग एज में हार्ट फेल हो गया, हार्ट ऑन ड्यूटी, अच्छे वाले ड्यूटी पे गया हुआ था वो, वहीं पे हार्ट फेल हो गया उसका। अब आती है इनकी मानसिक विशेषताएं। यहाँ पर शनि और सूर्य का योग हुआ है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की नेचर में बहुत ही विभिन्नता है, कोई साम्यता नहीं है। कायदे से एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, बाप बेटा हैं लेकिन शत्रु माने जाते हैं, क्योंकि इनके नेचर और स्वभाव में बहुत फर्क है। लेकिन शनि का प्रभाव ये रहता है कि शनि जो है बहुत सिद्धांतवादी बनाता है, और कोई भी काम यदि करते हैं तो दूरदर्शिता, आगे क्या सोचकर कि आगे भविष्य में इसका क्या रहेगा, और कूटनीति भी अपनाते हैं किसी भी कार्य को करते समय, और पहले मेंटली वो प्रिपेयर होते हैं, मानसिक बल इकट्ठा करते हैं, फिर किसी कार्य को हाथ में लेते हैं। यदि लेते हैं तो विश्वसनीय होते हैं, फिर ऐसा नहीं है कि धोखाधड़ी वगैरह करें। एक चीज है कि मितव्ययी होते हैं, मतलब कंजूस हम नहीं कह सकते, लेकिन पैसा जो है सोच समझ कर खर्च करने के लिए है ये व्यक्ति, ये जिनके यदि लग्न पर होता है ये। और ऐसे विभाग जहां पर रिट्रेंचिंग विभाग में कार्य कर सकते हैं, जहां पर उचित या ना कहने वाले विभाग में सर्वोत्तम है ये, क्योंकि लंबा पत्राचार करने के लिए ये है, टालम टोल कर सकते हैं, खींच सकते हैं किसी को भी, जितनी देरी कर सकते हैं ऑफिस में पत्राचार करके ये लोग कर सकते हैं, उसके लिए सर्वोत्तम है ना। और जब ये बिल भी पास करेंगे, मान लीजिए अगर ये बिल विभाग में है, सेक्शन में है, तो बिल भी पास करेंगे तो जो याचिका करता है वो असंतुष्ट ही रहेगा, इतना ये
खिंचाई कर देते हैं और खींच देते हैं और उसमें कट कर देते हैं, कटौती कर देते हैं कि व्यक्ति असंतुष्ट ही रहता है। ये मानसिक व्यय, मित्त व्ययिता, मतलब हर क्षेत्र में वो थोड़े से कम खर्च करने की प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं, जबकि हमने धनु राशि में देखा कि वो खर्चीले हो जाते हैं। वहां पर गुरु भी है साथ में, यहाँ पर शनि आ गया है, तो ये फर्क पड़ जाता है। अब व्यवसाय, क्या क्या व्यवसाय, किसी भी प्रकार के विश्वसनीय पद होते हैं जहाँ पे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके कोई पद दिया जा सकता है, या फिर जमीन जायदाद का काम कर सकते हैं, खदान माइंस पे काम कर सकते हैं, कोयला माइंस, इनमें भी काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये इनकम टैक्स ऑफिसर भी बन सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस में काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वाले डिपार्टमेंट में जहां प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त फाइनेंस, वित्त विभाग में, जहां पर उसका भी वो वाला विभाग जहां पर खर्चे कम करने के लिए बैठते हैं लोग, या जिस विभाग के अंतर्गत आते हैं कि खर्चे किस प्रकार कम किए जाएं। नियंत्रण विभाग, कंट्रोल करने का जो है, या फिर पुरातत्व विभाग, पुरानी वस्तुएं जहां से जुड़ी रहती हैं वो, ऊन से जुड़े हुए व्यवसाय, होम्योपैथी, होम्योपैथी विभाग जो पेशा है, डॉक्टरी जो है, होम्योपैथिक डॉक्टर। इसके अतिरिक्त यदि राहु जुड़ता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, तो जेल विभाग में भी व्यक्ति काम कर सकता है। प्राचीन भाषाओं से जुड़कर भी ये व्यक्ति अपना कार्यक्षेत्र अपना सकता है, या फिर खाल और हड्डियों से जुड़े हुए व्यवसाय भी अपना सकता है। ये प्रमुख प्रमुख व्यवसाय थे जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जब मकर राशि में आता है 10 डिग्री तक, और ये व्यवसाय से जुड़ता है छठे या 10वें भाव से, तो इस तरह के व्यवसाय इनमें देता है। और खास तौर से जब इन ग्रहों की दशा अंतर दशा चलती है तब ये प्रभाव जो है अधिकतर देखने में आते हैं। ये हमेशा आप ध्यान रखें। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना वीडियो और समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया दीदी। आप शायद नोटिस कर रहे होंगे मेरा पूरा टाइम आपको देख के सिर्फ स्माइल थी चेहरे पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्ट जिसे चीज जब आती है ना, कोई भी चीज तो अंदर से आपके चीजें होती हैं। मेरे को कोई चीज आर्टिफिशियली कभी मैं कर ही नहीं पाता। बहुत बहुत शानदार वीडियो जिसे कहते हैं हम कह सकते चलिए, हैं। हमारा 21वां नक्षत्र समाप्त हो गया है, बस अब 6 नक्षत्र और हैं, तो उसके बाद फिर हम और दूसरे दूसरे टॉपिक्स ले लेंगे, जो बहुत ही सारे टॉपिक रहते हैं जनरल। हाँ जी। तो ये आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। सभी से मेरा अनुरोध है जिनको कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई काम हो या उनको कंसल्टेंसी लेनी हो, आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। वो आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान देने में सक्षम है। इसी के साथ हृदय से धन्यवाद, आभार और नमस्कार।